नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पति पत्नी और वो ये बातें तो फिल्मों में दिखाई जाती है, लेकिन वैशाली के लालगढ़ में ये वाकया सचमुच देखने को मिला। अपने बच्चों के साथ बीच सड़क पर पहुंची एक महिला जिस शख्स को पति मान रही थी वो पहले से ही शादीशुदा था। काफी देर तक रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, लेकिन आखिर तक असली पत्नी अपने पति को बेकसूर ही मानती रही। बीच सड़क लोगों की भीड़ और दो महिलाओं के बीच खड़ा ये पुरुष। तस्वीरें वैशाली के लालगढ़ की है, जहां महाराणा प्रताप चौक पर पति पत्नी और वो वाली फिल्मी कहानी देखने को मिली। बीच सड़क पर काफी देर तक तीनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसे देखने लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल वैशाली प्रखंड के पुरानिया की रहने वाली एक महिला अपने बच्चों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची और लालगंज प्रखंड के मानपुर के रहने वाले अख्तर मियां को अपना पति बताने लगी, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। हम बोले हैं कि आप झूठ ना बोलिएगा, अरे आपको बाल बच्चा भी है, हमको बाल बच्चा भी है, झूठ आप नहीं बोलिएगा। कहीं बोले कि नहीं हमको जनाई नहीं है, मौरत है। तो हम कहे हैं कि आप हमसे शादी करते हैं तो जिंदगी भर भार उठाना होगा तो करिए, और नहीं भार उठाना होगा तो हमसे मांग में सिंदूर मत डालिए। तो नहीं हम जिंदगी भर के भार हम उठा लिए, हम देखेंगे आपको, हम जिंदगी ने वहाँ देंगे से बोले। क्या कहना है? अरे कहना हमको दी होगी ना। अरे चलिए ना, जब कर आई लड़की तो हम क्या करें, हम क्या करें? क्या कहना है? सही बात और हम सब ये कर है ना तो हम बिल्कुल मान लिए। बीच सड़क तीखी नोकझोंक काफी देर तक हुई। इस दौरान अख्तर मियां की पत्नी भी मौजूद थी। अख्तर की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि अख्तर मियां ने उसके साथ शादी की, लेकिन जब अख्तर ने इस पर कुछ भी बोलने से बचता दिखा तो उसकी पत्नी अख्तर के सपोर्ट में उतर आई। झूठ बात है सर, झूठ बात है। हम पति है, हमको देखिए वही बच्चा है, दो सियान बच्चा है, पुतो भी है, वो दूसरा शादी करेगा ये मत हमको मरा। पीड़ित महिला ने आरोपी पर झूठ बोलकर उसके साथ शादी करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वो पहले से शादीशुदा था तो उसने झूठ बोलकर महिला को गुमराह क्यों किया। वैसे अख्तर मियां ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। घर हुआ ध्वस्त तो पेड़ को ही बना डाला आशियाना। जी हां, सोचकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन गुमला जिले का एक गरीब आदिवासी बीते 5 सालों से पेड़ के सहारे तिरपाल टांगकर अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। ना सरकारी आवास योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही कोई मदद को आगे आ रहा है। आखिर क्या है इस बुजुर्ग की पीड़ा, देखिए तस्वीरों के जरिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच लकड़ी से घिरा ये टेंट किसी का आशियाना भी हो सकता है। शहर में जहां लोग अब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पाए, वहीं गुमला के बरटोली गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने गरीबी के थपेड़ों के चलते पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना डाला। लकड़ी से घिरा और प्लास्टिक से ढका इस टेंट में अगापित करकेटा ने अपने 5 साल गुजार दिए, इस आस में कि एक दिन उनका भी पक्का मकान होगा। जंगली जानवर से भी डर भय लगल, घरे तब मच्छर मन चावल आग पियकले से मैके खान। कुछ साल पहले घर धंस जाने के बाद गरीबी के चलते अकपित दोबारा पक्का मकान नहीं बना पाए, लिहाजा आज तक मजबूरी की वजह से उन्हें पेड़ के नीचे ही गुजारा करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जंगलों के बीच पेड़ के नीचे रहना मतलब खुलेआम जान को जोखिम में डालना है। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव से जांच करवा करके उनको आवास हम लोग दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कार्ड नहीं होगा तो कार्ड भी हम लोग। सरकार गरीबों को आवास योजना का लाभ देती है। जिनके पास खुद की छत नहीं होती उन्हें सरकार की तरफ से आवास मुहैया कराती है, लेकिन इस बुजुर्ग की दयनीय स्थिति ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे खबर दिखाए जाने के बाद उम्मीद जरूर बंधी है कि अकपित करकेटा को जल्द आशियाना नसीब होगा। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, गुमला।
बिहार के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं, हर कुछ पानी में डूब चुका है। ऐसे में वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में अचानक नदी का बांध टूटने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। आनन फानन में बालू से भरे बोरों के जरिए बांध की धारा को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर साल ऐसे हालात से जूझने पर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी भी है। पानी की तेज धार, टूटी सड़कें और बाढ़ के पानी से बचते लोग। तस्वीरें वैशाली जिले के भगवानपुर अनुमंडल के गोढ़िया चमन गांव की है, जहां पर बाया नदी का बांध अचानक पानी की तेज धारा में बह गया। ऐसे में बाढ़ की आशंका से घबराए ग्रामीणों ने आनन फानन में बालू से भरे बोरियों को बांध के किनारे रख दिया, ताकि पानी का बहाव गांव की तरफ कम से कम हो सके। खबर फैलते ही गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सभी टूटे बांध को बचाने में जुट गए। हालांकि स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखी गई। लोग अभी जुटे हैं, पूरे ग्रामीणों के सहयोग से अभी ये काम हुआ है। ये कहाँ गया प्रशासनिक? अभी फोन हम सुबह में डीएम एसडीओ सबको मैंने फोन सूचना दे दिया, कह रहे कि अभी आ रहे हैं। यही तो है लापरवाही। हम इसके खिलाफ जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। दरअसल वैशाली के कई इलाकों में हर साल ऐसे ही बाढ़ कहर बरपाता है, लेकिन भगवानपुर के कई गाँव में हर साल बाया नदी तांडव मचाती है। ग्रामीणों की शिकायत इसलिए है क्योंकि शिकायत करने के बावजूद प्रशासन के लोग इनकी सुनते नहीं। पिछले साल भी बांध टूटा था और उस समय बाया नदी के जलस्तर में भारी उफान था, जिसके चलते इलाके में भारी तबाही मची थी। लेकिन पिछले साल की तबाही से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और इस बार भी नदी का बांध लापरवाही की भेंट चढ़ गया। आखिर क्यों ग्रामीणों की फरियाद सुनी नहीं जाती? ये गंभीर सवाल है जो शासन और प्रशासन से बार बार पूछ रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। हमेशा चर्चा में रहने वाला बिहार का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। जमुई सदर अस्पताल के बाहर डेड बॉडी को सुरक्षित रखने वाले फ्रीजर कॉफीन जंग लगाकर सड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की नजर इस पर नहीं जा रही है। लापरवाही भरी तस्वीरें आने के बावजूद आखिर हेल्थ सिस्टम क्यों कुंभकर्णी नींद में सोया पड़ा है? तस्वीरों के जरिए देखिए। जमुई सदर अस्पताल का अनोखा कारनामा सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर लाखों रुपए की लागत से डेड बॉडी फ्रीजर अस्पताल तो भिजवाए गए, लेकिन तस्वीरें देखिए, कैसे खुलेआम आसमान के नीचे जंग खाने को पड़े हैं। ये स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करती तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अस्पताल के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। परिवहन विभाग 20 में ही डेड बॉडी डीप फ्रीजर यहाँ अस्पताल को प्रोवाइड किए हैं और मैं देखता हूँ आने वाला समय में उसे भी व्यवस्थित तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को महीनों पहले डेड बॉडी फ्रीजर दे तो दिए गए, लेकिन इसकी आज तक उपयोग नहीं हो पाई। फ्रीजर मशीन को चलाने के लिए टेक्नीशियन तो दूर, पैकेट का रैपर तक नहीं खोला गया है। नियम के तहत अगर कोई भी अज्ञात शव अस्पताल पहुंचता है तो उसे 72 घंटे शव को रखना पड़ता है, ताकि परिजन शव की शिनाख्त कर पाए। लेकिन सवाल यही कि जब फ्रीजर मशीनें बाहर जंग खा रही थी, तो फिर लावारिस शवों को रखा कहाँ जा रहा था? वायदा अननोन डेड बॉडी को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग को ये मशीनें लोगों की सहूलियत के लिए दी गई है, न कि बरामदे में रखकर धूल फाकने के लिए। इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट के आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोरोना काल में इस तरह की लापरवाही हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना जैसे वक्त में भी यदि सरकारी अस्पतालों में बिजली गुल रहे, ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों की सांसें फूलने लगे, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन गोपालगंज से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो हेल्थ सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। अंधेरों के बीचों बीच पंखे हाँकती ये महिलाएं प्रशासन की बदहाली दर्शा रही हैं। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल की, जहां पहले से ही जिंदगी से जंग लड़ रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए कैसे परिजन अपने अपने मरीजों के लिए पंखे हाँक रहे हैं। कहीं अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर मोबाइल की रोशनी से इलाज कर रहे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए मरीजों की दिक्कतें रोकते नहीं रुकती। घंटों बत्ती गुल रहने से हर कोई परेशान है। मरीज लेकर आए हैं, ऑपरेशन वाला मरीज में, और लाइट कट हुआ है, 40 मिनट हो गए। क्या दिक्कत हो रहा है? गर्म से बहुत परेशान हो गया, गर्मी से। कितना आदमी ऐसा है जो लाइट नहीं दे रहा है। जहां इमरजेंसी वार्ड में घंटों कटी बिजली से अफरा तफरी का माहौल है, वहीं अस्पताल प्रबंधन की बिजली ठीक करने की हर एक कोशिश नाकाम है। कोरोना काल के दौरान मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसके अलावा कई ऑपरेशन करवाए मरीज भी अस्पताल प्रबंधन की नाकामी के शिकार होने को मजबूर हैं। कोई घुटन महसूस कर रहा है तो किसी को सांस लेने में परेशानी है। वैसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं। ऐसे में कोरोना के दौर में गोपालगंज सदर अस्पताल के हालात हेल्थ सिस्टम में व्याप्त कुव्यवस्था को दर्शा रहे हैं। जिस सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा सरकार और विभागीय मंत्री बार बार करते हैं, वहां से आ रही ऐसी तस्वीरें उन दावों को मुंह चढ़ा रही हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सरकारी स्कूलों में संसाधन की कमी के साथ ही समस्या दूर किए जाने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन शेखपुरा में विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि शिक्षा का मंदिर तबेले में तब्दील हो चुका है। छात्रों की जगह जानवर आपको विचरते न दिखाई देंगे और कक्षाओं में भूसे भरी बोरियां आपको नजर आएंगी। इन तस्वीरों को देखिए। कहना मुश्किल है, ये बिल्कुल तबेला बन चुका है। यहाँ जानवरों का अड्डा है और कीचड़ पूरा है, कई बच्चे आ भी नहीं सकते हैं। पंचायत में जो स्कूल बने उसमें स्मार्ट क्लास भी चलाया जाना है। और लगता नहीं मना किसी को करते हैं कि बकरी क्यों है, नहीं है, ना ही कुछ ऊपर से आदेश देते हैं कि मतलब क्यों यहाँ पे बकरी है। भूसे भरे हुए बोरे, बरामदे में बंधी हुई बकरियां, आराम फरमाते और भोजन का स्वाद चखते आवारा कुत्ते। जिस भवन की ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी तबेले की नहीं बल्कि शेखपुरा जिले के एक हाई स्कूल परिसर का नजारा है। बिल्कुल सही सुन और देख रहे हैं आप। बरबीघा प्रखंड के जगदीशपुर गांव का यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। कोरोना काल में यहां छात्र नहीं आ रहे तो यह शिक्षा का मंदिर जानवरों का बसेरा बन गया है। विभागीय लापरवाही की हद ऐसी कि मास्टर साहब यहां आते जरूर हैं लेकिन खाना पूर्ति कर बस चलते बनते हैं। सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता, तभी तो ग्रामीणों में आक्रोश है। बना है यहाँ विद्यालय पढ़ाने के लिए बकरी जानवर बनाता है, कटुआ रखाता है, हेड सर तो कहीं आज तक बोलवे नहीं किए हैं क्या क्यों रखता है क्या नहीं रखता है। लगता है कि रेंटर लेते हैं, क्या लेते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है स्कूल खुला ही नहीं है, टीचर आते हैं सिर्फ अपना हाजिरी मारते हैं और घर चले जाते हैं। और लगता नहीं मना किसी को करते हैं कि बकरी क्यों है, नहीं है, ना ही कुछ ऊपर से आदेश देते हैं कि मतलब क्यों यहाँ पे बकरी है। गाड़ी घोड़ा यहाँ से पार होता है, पाइप फट जाता है, कभी कोई मतलब नहीं करते हैं। बात केवल तबेला बने इस भवन की ही नहीं, बरसात के दिनों में स्कूल परिसर कीचड़ में तब्दील हो चुका है। बजाय इसके कि मिट्टी वाली जगह को कंक्रीट से दुरुस्त किया जाए, शिक्षक या फिर हेडमास्टर किसी को भी इससे वास्ता नहीं। विभाग से मिले आदेश का पालन करना ही जरूरी है। सो चले आते हैं स्कूल, कुछ देर समय बिताते हैं शिक्षकों के कमरे में और फिर चले जाते हैं। कक्षाओं में ताले जड़े हैं, अंदर कमरे में फैली गंदगी का तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यह हाल है शेखपुरा के सरकारी हाई स्कूल का, जो बताने के लिए काफी है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर विभाग और शिक्षक कितने गंभीर हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और अब आपको कटिहार के उस छोटू से मिलवाते हैं जो कभी खुद बाल मजदूरी का दंश झेला लेकिन आज अपने इलाकों के बच्चों के लिए आइकॉन बन चुका है। कोरोना काल में अपने गांव के बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाकर अनोखी पहल करने वाले इस युवक के सभी दीवाने हैं। कभी कुदाल उठाने वाले हाथ आज कलम उठाकर बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। यह है मोहम्मद छोटू, जिसने खुद कभी बाल मजदूरी का दंश झेला है। कभी 2 जून की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुआ करता था।
लेकिन आज ये अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने में जुटा है, नौनिहालों का भविष्य रच रहा है। हम बात कर रहे हैं कटिहार के इमामगंज के उस युवक की जो कभी खुद भी मजदूरी किया करता था, लेकिन आज इनकी तालीम से बच्चे कुछ करना चाहते हैं। इन लोगों के साथ और देखिए कैसे अपनी मातृभाषा में गुनगुना रहे नन्हे बच्चे हर किसी की आंखों का तारा बनना चाहते हैं। गांव में चल रही इस पाठशाला से कितने ही गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य संवर रहा है। छोटों की इस पहल से गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। गरीबी के चलते ही चला गया दिल्ली जाने के बाद पकड़ा जाने के बाद जो उसमें इसमें लेके अनाथ आश्रम में लेके गया उसको, वहाँ ले जाकर के जयपुर में पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख के आया। तो यहाँ आगे जो है सोचा कि हम ही पढ़े लिख के आए हैं तो बच्चे को मत भेजिए, कोई भी सब आदमी को समझा रहा है, सब बच्चे का माँ बाप। 2008 में छोटू दिल्ली जाकर बाल मजदूरी करने लगा, लेकिन बाद में उसे एनजीओ की मदद से जयपुर ले जाकर आश्रम में रखा गया। साथ ही उसे शिक्षित कर वापस उसके गांव भेज दिया गया। अपने गांव आकर छोटू ने सबसे पहले यहाँ फैली अशिक्षा को दूर करने का फैसला किया और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी शुरू कर दी। आज इसकी कक्षा में बच्चों की संख्या काफी बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीणों में शिक्षा को लेकर जागरूकता भी। अपने इलाके में आइकन बन चुके इस युवा का सपना है कि उसके गांव के बच्चे भी भविष्य में बड़ी कंपनियों में नौकरी कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरे गांव में अभी सबसे ज्यादा अभी समझ लो कि बहुत कम 100 में से 10% लोग अभी पढ़े लिखे मेरे गांव में, वो भी 10वीं पास नहीं है, कोई 7वीं कोई 6ठी। तो मैं चाहता हूं कि जो आने वाला बच्चे का पीढ़ी है, मेरे से जो जितने भी नीचे का पीढ़ी है, वो सभी बच्चा शिक्षित हो और मैं इसी के प्रयास में लगाऊंगा कि ये बच्चा शिक्षित होगा तो आने वाला इनका पीढ़ी बहुत उज्जवल होगा। कोरोना काल में बेरोजगारी और बंद स्कूल की दोहरी मार से वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। ऐसे में नौनिहालों के बीच शिक्षा का अलग जगाते इस नौजवान की नेक पहल ने न सिर्फ गरीब परिवारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ा संदेश दिया है। तभी तो छोटे बच्चों को शिक्षा की सौगात देने वाले इस युवा को पूरा गांव सलाम कर रहा है। सुमित्र गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। कहते एक हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घरवालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी की ले जाकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या अपनी मां के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर गए, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त राम प्रसाद साव अभी फिरार है। और पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटना हुई है। बिहार से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 50 के आसपास लोग घायल हो गए। हादसे की वजह साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद का झोंका आने से हुआ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 37 घायलों को भर्ती कराया गया, जिनमें 32 की स्थिति सामान्य है। दरअसल करहल थाना इलाके के माइलस्टोन नंबर 93 पर बस पहुंची और डिवाइडर से टकराते हुए खंबे में जा टकराई। एक्सीडेंट हुआ है, बस पलट गई थी। बस बिहार से जा रही थी दिल्ली की तरफ, जिसमें लगभग 75 यात्री थे और जिसमें 37 यात्री यहाँ पे आए हैं जो घायल अवस्था में है। सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर पीड़ितों की सहायता करने और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 5 साल हो गए। इस दौरान अवैध तस्करी और सेवन के आरोप में लाखों लोग पकड़े गए। कई को पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन फिर भी तस्करी की घटनाओं पर रोक लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हर दिन पुलिस कार्रवाई करती है और फिर तस्कर दूसरा तरीका अपनाकर इसमें जुट जाते हैं। ताजा मामला वैशाली से है, जहां सदर अनुमंडल के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से
रसगुल्ले का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में आपको गया के प्रसिद्ध गलफार रसगुल्ले की कहानी बताते हैं, जिसे पंडित जी के रसगुल्ले के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों खास है ये रसगुल्ला और इसे गलफार क्यों कहा जाता है, जानिए इन तस्वीरों के जरिए। स्कूल मिठाई का राजा रसगुल्ला, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे आपने रसगुल्ले तो जरूर खाए होंगे, हर साइज के रसगुल्ले का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या आपने 1 किलो का रसगुल्ला देखा है? आमतौर पर कई रसगुल्ले मिलकर 1 किलो होते हैं, लेकिन यहां तो एक रसगुल्ला ही बटखरे पर भारी पड़ रहा है। जी हां, ये रसगुल्ला बेहद खास है। गया के पंचानपुर मोड़ का प्रसिद्ध ये है गलफार रसगुल्ला, जिसे पंडित जी का रसगुल्ला भी कहा जाता है। बेहद स्वादिष्ट इन रसगुल्लों का आकार बेहद बड़ा होता है। 1 किलो तक का रसगुल्ला, वजन इतना कि एक परिवार के लिए एक रसगुल्ला ही काफी होता है। क्यों खींचे चले आते हैं मिठाई के शौकीन पंडित जी की दुकान पर, सुन लीजिए। डायबिटीज है, उसके बावजूद भी यहाँ 5-6 रसगुल्ला बड़ा वाला खा जाते हैं, इसलिए कि इतना टेस्टी कहीं नहीं मिलता है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे एसएन सिन्हा कॉलेज टिकारी में, 68 में एडमिशन लिया था, उस समय यहाँ जीप से आते थे लोग अफसर गया से और रुक कर मिठाई खाते थे। गलफार रसगुल्ला अधिकारियों से लेकर देश के नामचीन नेताओं को भी भा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार हों या फिर लालू यादव, सभी ने इस बेहद खास रसगुल्ले का स्वाद चखा है। यहाँ के रसगुल्ले इलाके में शगुन के तौर पर भी प्रसिद्ध है। आम पब्लिक हो या फिर छात्र, सभी इस दुकान के रसगुल्ले खाकर शगुन बनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर आके खाए हैं, लालू यादव के यहाँ भी गए हैं, नीतीश कुमार के यहाँ भी जाते हैं। यहाँ अभय कुशवाहा जो है ना, वह जो है बर वक्त ले जाते हैं पटना ले जाने के लिए, और फिर यह बहुत सारे नेता लोग ले गए। 69 से 74 तक लगभग नमकीन का काम यहाँ होते रहा। उसके बाद 74 से मिठाई का काम शुरू हुआ, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। पंडित जी की मिठाई की इस दुकान पर आपको 50 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक के रसगुल्ले मिल जाएंगे। रसगुल्ले के अलावा और भी दूसरी मिठाइयां आपको यहां मिल जाएंगी। तकरीबन 50 साल पहले रामचंद्र मिश्र ने मार्च 1969 में पंचानपुर मोड़ पर झोपड़ी में इस दुकान की शुरुआत की थी। ब्राह्मण समाज से आने के चलते पंडित जी का लोगों ने मिठाई दुकान खोले जाने पर मजाक भी उड़ाया। इन सब की परवाह किए बगैर पंडित जी की दुकान ऐसी चल पड़ी कि आज पंचानपुर मोड़ की पहचान इस मिठाई की दुकान से ही होती है। 1999 में पिता के निधन के बाद से उनके 4 बेटे इस दुकान को बखूबी चला रहे हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। स्कूलों में तो आपने छात्रों को प्रार्थना करते देखा होगा, लेकिन क्या सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को प्रार्थना करते कभी आपने देखा है? ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के एक प्रखंड कार्यालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी ड्यूटी शुरू करने से पहले हर रोज ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बड़ी बात तो ये कि पूर्व बीडीओ की ओर से शुरू की गई इस परंपरा को बाद में आए अधिकारी भी बखूबी निभा रहे हैं। स्कूली बच्चों को कक्षाएं शुरू होने से पहले ऐसे ही प्रार्थना करते आपने देखा और सुना होगा। लेकिन ये ना तो स्कूल कैंपस है और ना ही ये स्कूल छात्र। ये तमाम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वे कर्मचारी जो दफ्तरों में लेट लतीफी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन रांची जिले का ओरमांझी प्रखंड कार्यालय इस मिथक को तोड़ने में लगा है।
यहाँ रोजाना काम की शुरुआत प्रार्थना से होती है। रोजाना सुबह 10:30 बजे प्रार्थना का समय निर्धारित है और इस प्रार्थना में बीडीओ, सीओ के अलावे सभी कर्मचारी उपस्थित होते हैं। पूर्व के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये शुरू किया गया था और इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी परंपरा है। काम करने से पहले अगर ईश्वर को याद किया जाए तो दिन अच्छा जाता है। प्रार्थना करने के बाद एक अजीब सा ऊर्जा उनमें या हम में उत्पन्न होती है। ये अनुशासन, समय पाबंदी, हर चीज इससे फॉलोअप होता है। ओरमांझी प्रखंड कार्यालय झारखंड का संभवतः पहला ऐसा दफ्तर है जहां कर्मचारी रोजाना प्रार्थना करते हैं। ऐसी तस्वीरें देश के दूसरे राज्यों में भी शायद ही देखने को मिलती है। लेकिन 5 साल पहले ओरमांझी के तत्कालीन वीडियो अभिनव स्वरूप ने जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज भी कर्मचारी नियम बनाकर निभाते चले आ रहे हैं। हमारे जो वीडियो पूर्व थे, जो अभिनव कुमार स्वरूप, वो सर धीरे धीरे सारे लोग को टास्क और ये प्रार्थना का विषय में बोले कि हम लोग जब स्कूल समय से कर सकते हैं तो लोग कभी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे, ताकि अपने अपने घर से जिस तरह से लोग आते हैं कि बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ प्रार्थना करने के बाद सब जो कार्य करना है उस पर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। प्रार्थना यानी निवेदन, प्रार्थना यानी परमात्मा को नमन। इस प्रार्थना में अनुशासन और समय की पाबंदी का राज भी छुपा है। शायद यही वजह है कि ओरमांझी प्रखंड कार्यालय में आपको बड़े साहब से लेकर छोटे कर्मी तक समय पर दफ्तर में मिल जाएंगे। वाकई ऐसी अनूठी परंपरा दूसरे सरकारी दफ्तरों के लिए भी मिसाल बन सकती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।